नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का पार्ट 2 लहसा की ओर। इसके लेखक राहुल संस्कृत्यायन हैं। राहुल संस्कृत्यायन अपनी यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए मान जाते हैं। यात्रा वृत्तांत हिंदी की ही एक विधा होती है जिसमें अपनी यात्रा का वर्णन लेखक करता है कि यात्रा कैसी थी, यात्रा कैसे शुरू हुई। यात्रा का हर वर्णन इस पार्ट में उन्होंने किया है। तो इस पार्ट में उन्होंने कहाँ की यात्रा की है और कैसे की है और वह यात्रा सफल हुई कि नहीं, हम ये सब इस पार्ट में जानेंगे। तो राहुल संस्कृत्यायन ने अपनी पहली यात्रा तिब्बत की यात्रा का वर्णन इस पार्ट में किया है और लहसा तिब्बत की राजधानी है। तो इस पार्ट में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। यूँ कि इस समय भारतीयों की तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, यानी कि कोई भी भारतीय तिब्बत आ जा नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, यानी कि उन्होंने भिखारी के रूप में यह यात्रा की थी क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी भिखारी को आने जाने से नहीं रोक सकता। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिट कल्लुपोड़ का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल में तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यात्रा का रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया, यानी कि मुख्य रास्ता था तो सभी लोग इसी रास्ते का प्रयोग अपनी यात्रा के लिए करते थे। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता, यानी कि वहाँ पे कोई भी भेदभाव किसी से नहीं किया जाता। वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती थी, यानी कि जैसे भारत में उस समय औरतों को पर्दा करने की इजाज़त होती थी या औरतों को पर्दा करने के लिए कहा जाता था, पर तिब्बत में ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि औरतें पर्दा करेंगी या पर्दा प्रथा थी। कोई भी पर्दा प्रथा वहाँ पे उस समय नहीं थी। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को घर में नहीं घुसने दिया जाता था, यानी कि जब राहुल जी गए थे तो वो एक भिखमंगे के वेश में गए थे, तो उनको इसलिए किसी के घर में नहीं घुसने दिया जाता था। तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अपरिचित भी किसी के घर में भी जा सकता है और जाकर अपनी चाय देकर अपनी घर की सास या बहू से चाय बनवा सकता है। तो कोई भी जा सकता है, लेकिन भिखमंगा होने के कारण उन्हें किसी भी घर में जाने नहीं दिया जाता था। प्रयुक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 घंटे प्रयुक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चीटे राहदरी देकर थोडुला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति, यानी कि जो राहुल के दोस्त थे, जो राहुल के साथ गए थे भिखारी के ही वेश में, वो वहीं के थे। भिखारी होने के कारण रहने की अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के किसी झोपड़े में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में गए थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति को एक विकट डांडा ठोडला पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह थी, यानी डांडे जो थी वहाँ की सबसे खतरनाक जगह थी। क्यों थी? क्योंकि 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। क्योंकि वे लोग तो भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना रहा क्योंकि वह बहुत ऊंची जगह थी। फिर दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े की जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे दाएं की ओर 1.5 मील आगे चला गया। बाद में पूछकर पता चला लाड़ेकर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा जिससे लेखक के देर हो गई, यानी कि लेखक जो है वह रास्ता भटक गया तथा उस सुमति नाराज़ हो गए
क्योंकि सुमति पहले पहुंच गए और वह लेखक का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें देखकर परंतु उनका गुस्सा ठंडा हो गया। लाडोकर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। फिर वे दोनों एक जगह पर ठहरे। वे अब टिड्डी के मैदान में थे जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसका नाम टिड्डी समाधिगिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहसा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया क्योंकि सुमति के पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर बिहारी की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटी बड़े जागीरों के हाथों में बटी हुई है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है। इसके लिए मज़दूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बौद्ध वचन की हस्तलिखित बहुत सारी पोथियाँ रखी थी जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा जिससे लेखक ने मना कर दिया। दोपहर तक वे वहीं बैठकर वो पोथियाँ पढ़ते रहे और सुमति वापस आ गए। क्योंकि टिड्डी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। बच्चों, इस पार्ट में जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि आपको जितनी भी जगहों के नाम इस पार्ट में आए हैं वो आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे और उनको लिखने का सही तरीका सीखना पड़ेगा क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत है। इसलिए इसमें कोई भी प्रश्न वो इस तरह से कर सकते हैं कि कोई यात्रा कैसी थी, यहाँ की यात्रा वहाँ तक कैसी थी और कैसी भौगोलिक स्थितियाँ थी। तो यात्रा वृत्तांत में एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो जिसके लिए आपको ये पार्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सहायता ज़रूर मिलेगी।